कोरोना का खौफ, कोरोना की दहशत पूरी दुनिया पर तारी है। 4.25 लाख लोग मारे जा चुके हैं। 61 लाख से ज्यादा लोग कोरोना में मुब्तला हैं। अमेरिका, बरतानिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और इटली जैसे ताकतवर तरीन मुल्क कोरोना सूरत हाल पर इंतहाई परेशान। लेकिन पाकिस्तान में करोड़ों लोग इस बीमारी को खतरा समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि कोरोना कुछ नहीं होता, और जो इसे बीमारी समझते हैं उनका कहना है कि इस बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ये तमाम अफसोसनाक इंकशाफात हुए हैं गैलप पाकिस्तान के सर्वे में, जिसमें शरीक 63% पाकिस्तानियों को यकीन है कि कोरोना के मसले को बताने में मुबालगा आराई से काम लिया गया। और हैरानी की बात यह है कि पंजाब और सिंध जैसे बड़े और तरक्की याफ्ता सूबों के ज्यादा शहरी इस गलत बात को सही समझते हैं। सिंध में 74% और पंजाब में 66% लोगों के लिए की राय है कि कोरोना इतना बड़ा मसला नहीं जितना हमने इसे बना लिया। यानी यही वो रवैया है जो कोरोना की संगीनी को बढ़ा रहा है। और इस वक्त कोरोना केसेस की तादाद 82,000 से तजावज कर चुकी है नाजरीन, और अमवात 1700 से ज्यादा हो चुकी हैं। और इस सर्वे के नताइज से पता चल रहा है कि कोरोना सूरत हाल की संगीनी की वजह लॉकडाउन की नरमी नहीं बल्कि आवाम की यही गैर संजीदगी थी। और इसीलिए अब हुकूमत भी कह रही है कि अगर लोग SOPs की परवाह नहीं करेंगे तो लॉकडाउन सख्त कर देंगे। जो मर्जी कर ले, जब तक अवाम मसले की नौयत को ही नहीं समझेगी तब तक इस वबा पर काबू पाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ मसला वसाइल से ज्यादा जहनियत का है, जिसके तहत जो है वो उल्टी सीधी कहानियां घड़ी जाती। कहीं कोरोना को अफसाना कहा जा रहा है और इसे मुसलमानों के खिलाफ यहूदो हुनूद की साजिश भी करार दिया जा रहा है। जरा सुनिए आप। यह है कि अमेरिका, चीन, बरतानिया और भारत समेत दुनिया की अजीम ताकतें इस वायरस से पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मुतासर है। लेकिन मौलाना के ख्याल में यह मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सोशल मीडिया तो कोरोना के हवाले से उल्टी सीधी बातों से भरा पड़ा है। जिसने कोरोना को जो समझा अपना फैसला सुना दिया। लेकिन इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी मस्बत किरदार अदा किया और गलत बातें फैलाने वाले कई लोगों को राह रास्त पर भी लाए गए। यानी एक डॉक्टर साहब थे जिनका यह दावा था कि उनकी मशीन की भाप कोरोना को खत्म कर देगी, लेकिन फिर इंतजामिया के समझाने पर उन्होंने इस दावे को वापस ले लिया। माशाल्लाह इनकी उम्र देखें और इस उम्र में वो ऐसे मजाक कर रहे हैं, वो भी आम लोगों के साथ। इसी तरह एक मजहबी रहनुमा मौलाना यूसुफ पसरूरी ने भी अपने नजरियात को दुरुस्त कर लिया था। पहले उनका मानना था कि मिलने जुलने से कोरोना नहीं होता, कुछ नहीं होगा, हाथ मिलाएं, गले लगे, बोसो किनार करें। लेकिन फिर उनको भी मसले की समझ आ गई थी। सुनिए जरा। देखिए, इन उलमा के इल्म पर हम शक नहीं कर रहे, बस ब्रीफिंग की कमी होती है। वो ब्रीफिंग जैसी दी जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी तरह से एक अलामा नासिर मदनी साहब जो कहते थे कि कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, कोरोना कुछ नहीं होता, लेकिन फिर बाद में उन्होंने भी कोरोना की हकीकत को तस्लीम किया। क्यों? उनको भी ब्रीफ किया गया। अब आपको समझ आया कि ब्रीफिंग कितनी जरूरी होती है। यही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर शरारती लोग खौफो हिरास पैदा करने की कोशिश भी करते नजर आए, लेकिन इंतजामिया के समझाने बुझाने यानी ब्रीफ करने पर ये लोग भी राह रास्त पर आ गए। इन्हीं तमाम बातों की वजह से कोरोना के हवाले से फैलने वाली गलत फहमियों और लोगों के अजीबो गरीब नजरियात से तंग आकर एक नौजवान ने एक ऐसी वीडियो बनाई है जो न सिर्फ सोशल मीडिया अफवाहसाज फैक्ट्रियों को देखनी चाहिए बल्कि इन सभी लोगों को भी देखनी चाहिए जिन्होंने गैलप सर्वे में कोरोना के खतरे को ज्यादा बड़ा मसला नहीं समझा, उसको मुबालगा आराई करार दिया। देखिए जरा, ये संजीदा सूरत हाल है, लेकिन इस नौजवान ने बात भी ऐसी कर दी है। नाज़रीन, आखिर वजह क्या है कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी पर भी गैर संजीदा रवैये का मुजाहरा किया जा रहा है? कोरोना के बारे में गैर मुसद्दका बातें क्यों फैलाई जा रही हैं और लोग इन पर यकीन क्यों कर रहे हैं, हालांकि इसकी तबाहकारियों को झुटलाया नहीं जा सकता। और इस वायरस से न सिर्फ आम लोग बल्कि सियासतदान भी मुतासर हो रहे हैं। सिर्फ आज के दिन मुल्क में 2 अरकान सूबाई असम्बली कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध के सूबाई वजीर भी कोरोना का शिकार होकर इंतकाल कर गए थे और 2 हफ्ते कबल भी पंजाब की एक MPA को कोरोना हुआ जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गई थी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि 18 के करीब अरकान असम्बली अभी भी कोरोना से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। और आज इस्लामाबाद इंतजामिया ने कोरोना के फैलाव के पेश नजर इस्लामाबाद के 9 अहम तरीन इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। जी हाँ, लफ्ज सील इस्तेमाल हुआ उस नोटिफिकेशन में। क्यों किया सील, वजह जानेंगे। और नाज़रीन, जो रवैया आपका हमारा, इस पर हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होंगे, डॉक्टर आतिफ हफीज सिद्दीकी साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं इस्लामाबाद। हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन मौजूद है। अमीन, ये बताइएगा कि जो बिल्डिंग सील की गई वो तो समझ में आता है, लेकिन जो शाहराहें सील की गई हैं
वजह क्या है? कोरोना क्या इतना फैल गया कि शाहराहों को, अहम गलियों को, अहम सेक्टर्स को इस्लामाबाद के सील करना पड़ा? जी देखिए, इस्लामाबाद में जो कोरोना की सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है। तो इसी हवाले से इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक G7, उसके अलावा G9, उसके अलावा जो नेशनल पुलिस फाउंडेशन है और जो I-10-4 और I-10-2 का जो इलाका है, इसको सील करने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस, पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स जो हैं उनको ये कहा गया है कि फौरी तौर पर इस इलाके को सील करें। अगर इसके बैकग्राउंड में की बात करें तो इससे पहले ये जो सारा इलाका है ये तकरीबन सील किया गया था। I-10 का और G9 के कुछ जो गलियां थी वो भी सील की गई थी, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट की जानिब से ये ऐलान हुआ और जो जिन लोगों के वहाँ से सैंपल्स लिए गए थे उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी, जिसके बाद जो ये फैसला किया गया था और तमाम जो इलाका था इस्लामाबाद का, जो जो जगह सील थी, दरामनी चौक वगैरह, उन सब को जो है डी सील कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से इस्लामाबाद में एक वेव आई है कोरोना की और बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं वो पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके बाद एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने ये इंतहाई कदम लिया है और फौरी तौर पर ये जो इलाके हैं इनको सील करने के हुक्म बहुत बहुत शुक्रिया। नूरुल अमीन हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। अब चलते हैं डॉक्टर आतिफ हफीज सिद्दीकी के पास। डॉक्टर साहब शुक्रिया। सर, क्या वजह है? गैलप सर्वे भी यही कह रहा है कि हम पाकिस्तानियों को यकीन ही नहीं आ रहा कि कोरोना है, और अगर है तो समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इससे हमें कुछ नहीं होगा, हम इससे इम्यून है। ऐसा रवैया क्यों है डॉक्टर साहब हमारा? जी, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कौम की कि इतनी एक जीती जागती हकीकत जिसने सारी दुनिया में 3.5 पौने 4 लाख लोगों की जान ले ली है, लेकिन हमारे मुल्क में और हमारी आवाम इस बात को, अक्सरियत इसको मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना है या नहीं है। एहतियाती तदाबीर तो दूर की बात है। अब इसके लिए जितनी काविशें मेरा ख्याल है हो सकती थी वो अपने अपने फोरम से, अपने अपनी बिसात के मुताबिक सभी लोगों ने की है। डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी की है, डॉक्टर्स ने भी की है, हुकूमत भी अपने तौर पे बहरहाल जो भी कुछ है कोशिश कर रही है, यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन समझ में नहीं आता कि अवाम क्या है। क्या लोगों का लगता यह है कि लोगों का ट्रस्ट किसी के ऊपर भी नहीं है। शायद हमारी जो शायद अगर आप मुझे इजाज़त दें कहने दें तो जिस तरीके से हमारे यहाँ मैं किसी को मोरिद इल्ज़ाम तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन आपको टीवी और उस पर देखते हैं कि जिस तरह से एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार होती है। तो अब इसके अंदर मैं तो बहरहाल एक डॉक्टर हूँ, मैं कोई सियासतदान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तो हर तरह के लोगों को देखता हूँ कि वो बस एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार है कि उसने ये नहीं किया, उन्होंने यूँ नहीं किया, 18 तरमीम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जिसके नतीजे में लोग ये समझते हैं कि यार ये कोई मजाक हो रहा है और शायद उनका ट्रस्ट जो है वो इस पर डेवलप नहीं हुआ। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज के जिस तरह के एक लोगों जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से एक लोगों की साइकी होती है जनरली कि वो एक गलत बात को या एक कंस्पिरेसी थ्योरी को या एक साजिशी जो तहरीक होती है उसको जल्दी अडॉप्ट करते हैं बनस्बत से कि सही इन्फॉर्मेशन दी जाए। अब हमारे पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के बेशुमार फोरम से और फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर बेशुमार ऐसी मालूमाती वीडियोस बनाई गई हैं और उनको पब्लिश किया गया है ऐसे मवाद को भी कि जिनसे लोगों को ये अंदाज़ा हो कि क्या एहतियाती तदाबीरें करना चाहिए, क्या गलतफहमियाँ हैं, क्या चीज़ है। लेकिन लोग वो उस एक ऐसी वीडियो को देखते हैं कि जिसमें ना बनाने वाले का तारुफ होता है, ना बनाने वाले की मकाम और जगह होती है, बल्कि मुझे ऐसी वीडियोस भी मिलती हैं जिनसे साफ अंदाज़ा होता है कि ये किसी पड़ोसी मुल्क में बनाई गई हैं। यानी वहाँ पे भी जाहिर इसी तरह की आवाम है, वो व्हाट्सएप के ज़रिए यहाँ से वहाँ सरहद पार आ जाती हैं, इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया, और लोग उनको देखकर जो है वो यकीन करते हैं कि ये यहाँ पे इसी तरह से हो रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास बहुत सारे हमारे मुख्तदर जो हल्के हैं, चाहे वो सियासी हों या मजहबी हों या और भी किसी किस्म के लोग हों, अक्सर उन लोगों ने टीवी चैनल्स पे बैठ के इस किस्म की बातें की हैं कि इसके तो पैसे मिल रहे हैं और इस पे तो डॉलर्स मिल रहे हैं और कोरोना जो है कुछ नहीं है। ये आपके रिकॉर्ड में मौजूद होगा, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये बात तो आपने आखिर में की है ना, ये तो आजकल हर दूसरे शख्स की जुबान पर है। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि इसको हम किस तरह से डिफ्यूज कर सकते हैं। ये तो हुकूमती इदारों का काम है कि वो लोगों को बैठें और बताएं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज ये कि यार मुझे समझ में नहीं आता कि लोग, जरा सवाल मेरा लीजिएगा सर, मेरा सवाल लीजिएगा सर, इसमें आप ऐड भी कर दें जो आप ऐड करना चाहते हैं। सवाल मेरा ये है, अमूमी तौर पे हम ये देखते हैं आम लोग वो किसी और की बात माने ना माने अपने मालिज और डॉक्टर की बात जरूर मानते थे। अब यहाँ पर डॉक्टर्स चीख कर थक गए हैं कि भैया ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे बच के रहना है, इसकी सिवेरिटी पे बात कर रहे हैं।
लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लोग डॉक्टर्स की बात कम मान रहे हैं और जो दूसरे शोबा है जिंदगी के लोग हैं उनकी बात ज़्यादा मानी जा रही है। और अफसोस के तौर में कहूँगा इसमें उलमा हजरात भी हैं, इसमें हम एंकर हजरात भी हैं कि जिनके जो टोटके बता रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, मतलब जिसका जो काम है वो बता रहा है उसकी नहीं सुनी जा रही और हम जैसों के लोग सुन रहे हैं। इसकी क्या वजह सर? देखिए, इसकी वजह मैंने जैसे अर्ज़ किया पहले कि ये वही ह्यूमन साइकी है कि जिसके अंदर लोग ये समझते हैं कि जो चीज़ साजिशी होगी वही सही होगी। हम लोग जो है ना, वो एक मुनीर न्याज़ी ने एक मिसरा अपनी किताब में लिखा था, पूरे सफ़े पे एक ही मिसरा लिखा है कि हम शक के मौसमों में पैदा हुए। तो अब मुझे वो जुमला समझ में आता है, वो मिसरा समझ में आता है मुनीर न्याज़ी मरहूम का, कि हम जो है वो हर चीज़ पर शकी करते हैं और मशकूकी होते हैं, कोई सही बात भी बताए। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि बहुत बड़ा फैक्टर जो है कि ये एक बिल्कुल नई बीमारी है और एक ये नए तरीके से आई और इसके ऊपर लोगों की ज़ाहिर मालूमात आज भी नहीं है। अगर देखा जाए तो किसी बीमारी या मर्ज के हिसाब से 5 महीने कुछ भी नहीं होते। 31 दिसंबर को पहला केस रिपोर्ट हुआ है, आज 3 जून है, ठीक है ना, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, 5 महीने इसको जो है वो गुजरे हैं। इसके अंदर कितनी चीज़ें आई, थ्योरीज आई और चेंज हो गई, कितने इलाज आए, कितने तरीक़ेकार आए, वो सब चेंज हो गए। और इसके अंदर जाहिर है अब जैसे ये जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो शक पड़ा है लोगों को वो इस वजह से हुआ कि जी हम अपना अच्छा खासा मरीज़ लेके गए थे अस्पताल और उसको जो है वो कोरोना डिक्लेयर कर दिया। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, ये बड़ी गलतफहमी हुई है। अब इसके अंदर हमने कई दफ़ा ये चीज़ समझाई कि जो लो इम्यूनिटी के पेशेंट्स होते हैं या जिनको कोई और बीमारियाँ होती हैं, मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर है, या वो दिल के मरीज़ हैं, या उनके फेफड़े पहले से कमज़ोर हैं, या वो मुस्तकिल सिगरेट नोशी करते रहे हैं तो उनके फेफड़े उसकी वजह से कमज़ोर हैं, या कैंसर के मरीज़ हैं, ये जिनको कोरोना वायरस इनको ज़्यादा अटैक करता है। ये चीज़ सारी दुनिया को पता है कि जो जवान लोग हैं, जो यंग लोग हैं, उनको कंपैरेटिवली इसकी जो असरात हैं वो कम होते हैं, अलामात कम होती हैं। और जितने बुजुर्ग लोग होते हैं, 60 प्लस होते हैं, 70 प्लस होते हैं, उन पे इसके असरात जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब ये बात भी समझने की है कि जो लोग बीमार होंगे जब वो हॉस्पिटल जाएंगे तो मुमकिन है कि उनके अंदर कोरोना वायरस मौजूद हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है जो आपने दी है, बड़ी सैर असल गुफ्तगू आपने की है। आई होप लोग इस पे अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक पाकिस्तानी है, एक पाकिस्तान है जहां एक बड़ा तबका कोरोना को अहमियत देने को तैयार नहीं है, और एक हमारा हमसाया दोस्त मुल्क चीन है जहां हैरान कुन इकदाम सामने आ रहे हैं, जहां कोरोना के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर काम किए जा रहे हैं। पहले उसने अपने भरपूर इकदाम से कोरोना की वबा पर काबू पाया और फिर वुहान शहर में कोरोना के 1 करोड़ टेस्ट करने के न सिर्फ अपनी इस कामयाबी पर मोहर लगा दी है, बल्कि सिर्फ 17 दिनों में 1 करोड़ टेस्ट करके तिब्बी शोबे में एक नई तारीख रकम कर दी है, एक रिकॉर्ड बना दिया। वुहान भर में टेस्ट सेंटर्स बना दिए गए, लोगों ने भी इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन किया और इंतहाई कम वक्त में इतनी बड़ी तादाद में टेस्ट किए गए कि लोग भी हैरान हैं। और जो लोग टेस्ट सेंटर नहीं जा सकते थे, तिब्बी अमले ने घरों में जाकर उनसे नमूने लिए। बड़ी बात यह कि इन तकरीबन 1 करोड़ टेस्ट में से कोरोना का एक भी मुसद्दका मरीज सामने नहीं आया, लेकिन बगैर अलामात के 300 मुतासरीन की तशखीस हुई है जो माहिरीन की नजर में बेजरर है। काम ने न सिर्फ तमाम शहरियों के टेस्ट किए, बल्कि बगैर अलामात वाले कोरोना मरीजों के जेरे इस्तेमाल 3500 अशिया की भी जांच की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोरोना के बगैर अलामात वाले मरीज से वायरस मुंतकिल हो सकता है कि नहीं। और इन सभी अशिया के टेस्ट से यह तस्दीक हो गई है कि बगैर अलामात वाले मरीजों में कोरोना वायरस गैर मुतहर्रिक होता है और मुंतकिल होने की सलाहियत नहीं रखता। चीन की हुकूमत ने वुहान शहर के तमाम शहरियों के कोरोना टेस्ट के लिए तकरीबन $12.5 करोड़ से जायद की रकम खर्च की और इस मुहिम में 50,000 से जायद तिब्बी अमले और 2,80,000 से जायद रजाकारों ने भी शिरकत की। और तमाम वसाइल के भरपूर इस्तेमाल से रोजाना टेस्टिंग की सलाहियत को 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक ले जाया गया। कोरोना की वबा पर काबू पाने के हवाले से चीन के इकदाम दुनिया को मुसलसल हैरान कर रहे हैं। सिर्फ 17 दिनों में 1 करोड़ टेस्ट के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीन में सहाफी जुबैर बशीर साहब। जुबैर साहब शुक्रिया, ये बताइए पॉसिबल कैसे हुआ 17 दिन 1 करोड़ टेस्ट? ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी चीनी गवर्नमेंट की, वुहान इंतजामिया की, जो उन्होंने इस काबिल हुए कि इतने बड़े टेस्ट कर सके? जी बहुत शुक्रिया अली हैदर। अपनी तर्ज का ये मुनफरिद टेस्ट 14 मई से 1 जून तक कंडक्ट किया गया और इस दौरान तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद वुहान के शहरियों का टेस्ट किया गया। और ये बड़ी काबिल ज़िक्र बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जो टेस्ट है इसको यकीनी बनाने के लिए 50,000 से ज़ायद
तिब्बी अमले ने और तकरीबन 2,80,000 से ज़ायद कम्युनिटी अहलकारों ने इसमें हिस्सा लिया। चीन में जो शहर हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम है और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं और हर कम्युनिटी में एक कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर है जहाँ पर मौजूद कारकुन जो हैं उन्होंने इस टेस्ट को कंडक्ट करने में चीनी हुकूमत की और अपनी शहरी हुकूमत की भरपूर मदद की और इस टेस्ट को कंडक्ट करने पर तकरीबन 900 मिलियन युआन का खर्च आया जो वुहान की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बर्दाश्त किया। और जो सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात है कि इस दौरान एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया, लेकिन 300 एसिम्प्टोमेटिक केसेस सामने आए हैं। ये वो केसेस हैं जिनमें अलामात ज़ाहिर नहीं होती लेकिन वायरस मौजूद होता है। और इनमें भी अच्छी बात ये रही कि इन 300 मरीज़ों को दोबारा से काउंटर चेक किया गया, यानी इनके इस्तेमाल की चीज़ें देखी गई तो 3,000 से ज़ायद अशिया जो इनके ज़ेर इस्तेमाल रहीं उनका जायज़ा लिया गया। कोई भी एक ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिस पर जरासीम मौजूद पाए गए हों। तो इतनी बड़ी तादाद में टेस्ट करने का मकसद ये था कि वुहान चीन की एक इकनॉमिक हब है और इस हवाले से लोगों के एतमाद को और सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करने के लिए चीनी गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी तादाद में टेस्ट कंडक्ट करने का फ़ैसला किया। और आज जब इसके नताइज शेयर किए जा रहे हैं तो वो तमाम खदशात जो किसी भी हवाले से मौजूद थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, तो अब चीन में इस वक्त सूरत हाल है क्या और वो कौन सी वजूहात, वो कौन से ऐसे इकदाम थे जिसके बाद चीन इतनी बड़े पैमाने पे काबू पाने में कामयाब हुआ कोरोना पर? जी, चीन में कोरोना वायरस की सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल है और अब एक तवील अरसे से कोई नए केसेस सामने नहीं आ रहे। और इस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि चीनी हुकूमत ने जो लॉकडाउन था उसको नहायत मौसर तरीके से उस पर अमल दरामद करवाया। और अब भी जब हम अपनी कम्युनिटीज़ या दफातर में जाते हैं तो उसके लिए बाकायदा तौर पर बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है। सूरत हाल अंडर कंट्रोल होने के बावजूद, ज़िंदगी नॉर्मलाइज होने के बावजूद मास्क का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। अवामी मुकामात पर स्टोर्स में जाते वक्त आपने मास्क ज़रूर पहनना है, सैनिटाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को मिलने के लिए अभी भी मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में नहीं जा सकते। अगर आपने किसी भी कम्युनिटी को विज़िट करना है तो उसके लिए आपके पास खुसूसी इजाज़तनामा होना ज़रूरी है। अभी तक चीन भर में जो इज्तिमाई पार्टीज़ हैं वो उस तरह मुनक्किद नहीं हो रही। बार्बर शॉप्स पर, स्टोर्स में और सुपर मार्केट्स में आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जुबैर बशीर साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना को लेके बड़ी मिथ्स हैं, बड़े बड़े टोटके जो है वो बताए जाते हैं। तो क्या चीन भी इसी तरह वहां पर भी मिथ्स को फॉलो किया जा रहा है? लोगों के ज़हन में जो है वो अफवाहें अबहाम मौजूद हैं। दुनिया भर की तरह चीन में भी अफवाहें गर्दिश करती नहीं, लेकिन चीन में लोग अफवाहों को उस तरह फॉलो नहीं करते, उसको मजाक के तौर पर लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिटी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर आबादी के अंदर, हर दफ्तर में एक कम्युनिटी सेंटर मौजूद है जहाँ पर तरबियत याफ्ता कारकुन मौजूद हैं जो लोगों को गाहे बगाहे वबा के हवाले से अपडेट करते रहे और लोगों ने उनकी जानिब से दी जाने वाली मालूमात को मुसद्दका समझा और उन्हीं मालूमात पर वो अमल दरामद करते रहे। यहाँ पर जो हेल्थ गाइडलाइंस थी वो तकरीबन 7 से 8 मरतबा तब्दील हुई। इसी तरह जो मेडिकल ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार था वो भी 6 से 7 मरतबा तब्दील हुआ, लेकिन लोगों ने सिर्फ मुसद्दका मालूमात पर अमल किया। और यही वजह है कि आज चीन में कोविड-19 की सूरत हाल हौसला अफजा भी है और यहाँ पर अब वायरस ना होने के बराबर है और इसका फैलाव मुकम्मल तौर पर काबू कर लिया गया है। चीन की हुकूमत के इक़दाम काबिल सताइश हैं। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें चीन से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे वक्फे के बाद इरशाद भट्टी साहब से पूछेंगे कि शहबाज शरीफ साहब सब कुछ कर रहे हैं, इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, मगर जो इल्ज़ाम उन पर लग रहे हैं उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे? वक्फे के बाद पूछेंगे। शहबाज शरीफ अदालतों के सामने पेश होते हैं, मीडिया को इंटरव्यूज देते हैं, अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं, लेकिन नैब के सामने क्यों पेश नहीं होते? नैब उनसे जो सवाल कर रहा है, शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि वो नैब को उनके जवाबात दे चुके हैं, लेकिन वो जवाब मीडिया के सामने क्यों नहीं लाए जा रहे? आजकल तो शहबाज शरीफ वैसे ही बहुत खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं, इन मुलाकातों के बारे में भी बता चुके हैं जो इंतखाबात से कबल वो करते रहे। फिर अपने खिलाफ इल्ज़ामात को रद्द करने के लिए वो तफसीलात क्यों नहीं बता रहे? आज आर्जी ही सही, लेकिन शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को रोक दिया है कि 17 जून तक शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार ना किया जाए, हालांकि बाखबर वफाकी वजीर ईद के बाद इनकी गिरफ्तारी की पेशगोई कर चुके थे।
शरीफ ने अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त 2 रोज कबल दी थी। नैब ने गुज़िश्ता रोज 2 जून को शहबाज शरीफ को तलब कर रखा था, लेकिन वो पेश न हुए, जिसके बाद नैब की टीम पुलिस के हमरा इन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पर पहुंच गई थी। ताहम शहबाज शरीफ नैब के हाथ नहीं आए और आज अदालत पेश होकर जमानत ले ली। शहबाज शरीफ ने अदालत से कहा कि नैब जो रिकॉर्ड मांग रही है वो दे दिया है, लेकिन नैब फिर भी गिरफ्तार करना चाहती है। अदालत ने पूछा शहबाज शरीफ के खिलाफ केस किस स्टेज पर है। वकील अमजद परवेज ने बताया कि केस तहकीकाती मराहिल में है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि जमानत तो 17 जून तक मिली है, शहबाज शरीफ इसके बाद क्या करेंगे। शहबाज शरीफ आखिरी बार 4 मई 2020 को नैब के सामने पेश हुए थे। उस वक्त नैब ने उनके सामने सवालात रखे थे। नैब की टीम ने 1 घंटा 45 मिनट तक शहबाज शरीफ से सवालात किए। नैब ने शहबाज शरीफ से पूछा, आपने 2005 से 7 के दौरान बाकले बैंक से कितना कर्ज लिया? निसार अहमद गिल और अली अहमद से आपका क्या ताल्लुक है? गुज़िश्ता 20 साल के दौरान आपके असासों में करोड़ों का इजाफा हुआ, उनके ज़राए क्या थे? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि वो तमाम असासा जात जाहिर कर चुके हैं और हर चीज का रिकॉर्ड जमा करा चुके हैं। नैब ने पूछा पार्टी फंड्स का इस्तेमाल कब और कहां किया गया? शहबाज शरीफ से बैरून मुल्क की जाने वाली 5 मशकूक ट्रांजैक्शंस का पूछा गया। उनसे सवाल किया गया कि 20 करोड़ रुपए से जायद की रकूम किस किस अकाउंट में मुंतकिल की। इस सवाल के जवाब में भी शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम रिकॉर्ड नैब को जमा करा दिया। नैब की तफ्तीशी टीम ने शहबाज शरीफ से पूछा, क्या निसार अहमद, कासिम कयूम, अहमद खान आपको जानते हैं? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि कैंप ऑफिस में रोजाना सैकड़ों अफराद आते हैं। खबरों के मुताबिक शहबाज शरीफ नैब के सवालात का इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सके, इसी वजह से इन्हें 2 जून को दोबारा तलब किया गया था और शहबाज शरीफ को अंदाजा हो गया था कि 2 जून को इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसकी वजह से उन्होंने ये बताई थी कि नैब चाहता है कि वो डेली मेल के खिलाफ केस की पैरवी न कर सके। शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उनके दावों और अमल में फर्क नजर आ रहा है। वो दावा करते हैं कि उनके खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। इस दावे को हर रोज नए धचके लग रहे हैं और वो रेत की दीवार की तरह गिरता चला जा रहा है। हुकूमत की जानिब से हर कुछ अरसे बाद शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात की एक नई किस्त जारी की जाती है, लेकिन वो मीडिया में इसका दिफा नहीं करते। जानिब शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात की कोई वजाहत नहीं दे रहे, दूसरी जानिब उनकी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने तो यह भी कह दिया है कि अगर वो किसी मुलाजिम के अकाउंट में किसी दोस्त की रकम जमा कराएं तो इसमें गलत क्या है? सियासतदान के लिए अपने असासे जाहिर करना जरूरी है, तो ये सवाल पूछा जाना भी उतना ही जरूरी है कि असासे आए कहां से? क्या शहबाज शरीफ इन संगीन इल्जामात का जवाब देंगे? अगर देंगे तो कब देंगे, और अगर नहीं देंगे तो इसका क्या सियासी नुकसान होगा? तजिया लेंगे तजिया निगार जनाब इरशाद भट्टी साहब से। भट्टी साहब शुक्रिया। सर, सब आता है, गुस्सा भी आता है, नाराजगी भी आती है, अफसोस भी आता है, जवाब नहीं आता। सर, जो जवाब कौम को चाहिए कि जनाब ये असासे अगर जायद हैं तो कहां से आए? सर, शहबाज शरीफ जवाब क्यों नहीं दे रहे? एक दफा मुंह बंद करें तमाम लोगों का जो उन पे क्रिटिसाइज करते हैं। अली भाई, आपने बड़ा खूबसूरत एक इंट्रो दिया और ये इंट्रो सुन सुन के और बोल बोल के गले खुश्क हो गए, आंसू खुश्क हो गए, बल्कि आंखों के हमारे गले रुंध गए। वो जो एक पुरानी अफसानों में होता है। तो आपको किसने जवाब दिया इस मुल्क में? पनामा लीक्स जब से हुई हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जनाब स्पीकर किया, उसके बाद मुकर गए, कोई जवाब मिला आपको? उनकी कोई 125, 250 के करीब पेशियाँ, 400 के करीब सवाल, कोई जवाब मिला आपको? मरियम नवाज साहबा ने कोई जवाब दिया आपको? जरदारी साहब ने कोई जवाब दिया आपको? बिलावल भुट्टो साहब ने कोई जवाब दिया आपको? फरियाल तालपुर साहबा ने कोई जवाब दिया आपको? डॉक्टर आसम, शर्जील मेमन, सराज दुरानी ने कोई जवाब दिया आपको? पंजाब में जिनको आपने पकड़ा है उन्होंने कोई जवाब दिया है आपको? किसी ने आपको जवाब दिया है? किसी ने कोई मनी ट्रेल दी है? किसी ने कोई बताया कि मैं क्या था और क्या हो गया हूँ? मैं तो कहता हूं कि ये सिंपल सिर्फ इतना कर दें कि जब आप सियासत में आए थे तब आपके पास क्या था और अब क्या है और ये कहां से आया। ये कोई इतनी अंग्रेजी थोड़ी है। बात ये है कि ये जो निज़ाम है, ये जो कानून है, ये जो आइन है, ये जो अदालतें हैं, ये जो नैब है, ये जो सारा कुछ हमारा है, ये रिग्ड हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये दीमक लग चुकी है। इसमें अब ताकत नहीं रही किसी साहिब हैसियत आदमी को पकड़ने की, पकड़ कर रखने की और रख कर मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की। ये हम रोज़ ड्रामे सुनते आए हैं, हम रोज़ एक्साइटमेंट में कि आज पकड़े जाएंगे, आज ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना इनका। यहाँ चलना है तो सऊदी मॉडल चलेगा अगर आपने कुछ निकलवाना है, वरना एक लकीर फेरें और ये जो खा पी गए हैं उस पर बख्शवा लें।
बल्कि आप इनसे माफ़ी मांगें कि हमने जो आपको तंग किया, जो तकलीफ दी, उसके लिए माजरत चाहते हैं। कोई हमारा नहीं है, कोई इस निज़ाम में अब इतनी ताकत नहीं है कि जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इन सारों को अकाउंटेबल करे। भूल जाए और आगे बढ़े। जी बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान साहब भूल जाएं। इमरान खान साहब को अभी आपको पता जाएगा, ये चीनी वाले में आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। इमरान खान साहब तो बड़े खूबसूरत, यानी इमरान खान साहब ने तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वतीरा बनाया है ना कि कोई समरी नहीं पढ़नी, कोई फाइल नहीं पढ़नी, किसी एडवाइस पर, किसी चहेते के कहने पर। एक पहले कोट लखपत के कैदी को शहबाज शरीफ को PAC का चेयरमैन बनाना है, उसके बाद फरमाना है कि यार जिस पर पब्लिक मनी के इल्जामात लगे हैं उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना देना, ये तो जमहूरियत के साथ मजाक है। इमरान खान साहब ने अपनी काबीना में बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा देनी है, खुद चेयर कर रहे हैं, उसके बाद शोर मचना है और उसके बाद उन्होंने कहना है कि इंक्वायरी कर दो। यानी इंक्वायरी किस अपने खिलाफ? इमरान खान साहब ने खुद शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त की समरी जो है वो मंजूर करनी है कैबिनेट में, और फिर खुद ही इंक्वायरी करवा लेनी है कि इंक्वायरी करो कि ये किसने इजाज़त जस्टिफाई थी कि नहीं। इमरान खान साहब को खुद ही रहम आना है नवाज शरीफ साहब पर, और खुद ही जाने देना है डॉक्टर फैसल का पता करके, यास्मीन राशिद, अयाज महमूद और डॉक्टर शमसी, और उसके बाद खुद ही जब जहाज़ पे चढ़ते देखना है तो मियाँ वाले के जलसे में कहना है अरे ये तो मैं तो समझा था कि ये मरने वाला है ये तो। और जब इमरान खान साहब के साथ 80% पुराने लोग होंगे, 90% लोग चाहते होंगे कि एहतसाब ना हो, और ये जो आप शहबाज शरीफ साहब का कह रहे हैं, ये किसने उनको बताया था कि आपकी तरफ हम अब टीमें चल पड़ी हैं तो आप वहाँ से निकल जाएं? वो क्वारंटीन में बैठे हुए थे, वो किसने कैसे निकल गए? ये अंदर के लोग होते हैं, ये नैब के अपने भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। ये बड़ी हैरानी की बात आपने बताई है कि इमरान खान साहब फाइलें नहीं पढ़ते। आप तो मतलब आपसे मुलाकातें भी वो करते रहते हैं, आप उनकी हिमायत भी करते थे वैसे, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो फाइलें नहीं पढ़ते। तो हमने सोचा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर लावाली नहीं है, वो तो बड़े ज़ीरक है इस मामले में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। उसकी वजह यह है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है। पार्लियामेंट पर वो लानत भेज चुके थे, और उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, कोई और कमेटियां हो गई, किसी में वो बैठे नहीं हैं। हुकूमत का उनको तजर्बा नहीं है। टीम जो है वो कूड़ कबाड़ है, साथ इतना इस तरह का माल तो कबाड़िया भी नहीं लेता इतना जिस तरह का है, और सारों के अपने इंटरेस्ट हैं। नदीम बाबर साहब हों, रज़ाक दाऊद साहब हों, खुसरो बख्तियार साहब हों, और इसके अलावा और हों, यानी कोई एक महकमा मुझे बता दें कि जिस महकमे या कोई एक बिजनेस बता दें जिसका नुमाइंदा वहाँ ना बैठा हो। तो इमरान खान साहब का ये अपनी नेक नीयती, अपनी ईमानदाराना और ईमानदार होने के बावजूद, इस मुल्क के लिए कुछ करने के बावजूद, ये उनकी खामी है, नहीं पढ़ते। वरना कोई कैसे कह सकता है कोई सेंसिबल या कोई अगर फाइल पढ़ के तो बंदा। आप इन बातों में अक्सर बातें ऐसी हैं जिनको आप एक टाइम पे डिफेंड करते थे सर, तो वो कौन सी ऐसी चीज है इमरान खान की, किस मरहले पे आपकी ये सोच में तब्दीली आई कि नहीं ये मामला अब खराब हो रहा है? सर 22 महीने हो गए हैं, 22 महीने हो गए। इमरान खान साहब का 3 महीने कोरोना के निकाल दें, बाकी 19 महीने रह गए। इमरान खान साहब के 2 नारे थे। आप शुरू में जो तैयारी नहीं थी वो आज भी हमें पता लगे, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं थी वो लगाया, वो भी आज पता चल गया। उसके बाद 19 महीनों में इमरान खान साहब के कुछ वादे थे। नया सूबा बनना क्या बन गया है? 50 लाख घर बनने थे क्या बन गए हैं? 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी क्या मिल गई हैं? 200 अरब डॉलर बाहर से लाने थे क्या ले आए हैं? 90 दिन में करप्शन ख़त्म होनी थी क्या कर दी है? पुलिस पटवारी थाना कल्चर रिफॉर्म्स होना था क्या हो गया है? 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल में जाना था क्या चले गए हैं? ज़हनी ग्रोथ जिन बच्चों की रुक गई थी क्या उनकी ज़हनी ग्रोथ को बढ़ाने वाली खुराकें मिल गई हैं? यकसा तालीमी निसाब राइज हो गया है क्या? रिफॉर्म्स हो गई हैं क्या? आपने सूबों को और महकमों को जो आप खसारा ज़दा महकमे थे उनको पाँव पर खड़ा कर दिया है क्या? आपने कशकोल तोड़ दिया है क्या? आपने IMF को खैर बाद कह दिया है क्या? आपने इलेक्टेबल्स से दूरी इख्तियार कर ली है क्या? आपने आज़ाद उम्मीदवारों को साइड पे कर दिया है और आपने उनसे दूरी इख्तियार कर दी है क्या? आपने बल्दियाती निज़ाम राइज कर दिया है क्या? यानी
क्या क्या किया है। आप एक तरफ कोरोना है, एक तरफ टिड्डी दिल है, एक तरफ ये उससे बड़े टिड्डी दिल इमरान खान साहब के इर्द गिर्द हैं। ये बड़े टिड्डी दिल हैं जो जिन्होंने, वो तो टिड्डी दिल मासूम है जो सिर्फ फसलें उजाड़ रहे हैं, ये मेरी नस्लें उजाड़ रहे हैं, मेरा मुल्क उजाड़ रहे हैं, मेरी अगला फ्यूचर उजाड़ रहे हैं। और ये इमरान खान साहब का आज भी, अली हैदर, मैं उनके साथ हूँ, इस वजह से साथ हूँ कि मैं आज भी मायूसी, एक तो इस्लाम कहता है गुनाह है, दूसरी वजह यह है कि ये आखिरी होप है, ये आखिरी रोड़ी जंक्शन है। वो ठीक है, लेकिन सर वो मौबनीन खुसूसी के असासे पता लगने थे, वो पता लगे सर? मुआवने खसूसी का किसी दिन आप किसी भी इधर कोई वजीर आए ना आपके पास, तो उससे पूछ लीजिएगा कि 5 एडवाइजरों और 16 मुआवने खसूसी के नाम बता दें। अगर वो एक सांस में बता गया तो मुझसे जो जुर्माना ले लीजिएगा। अब वो इमरान खान साहब ने कह दिया है कि वो दें, मुझे नहीं लगता कि 2-3 ऐसे लोग होंगे जो डिक्लेयर करेंगे। यानी हमें कहानियां भी वही सुनाई जाती हैं। ये शहबाज शरीफ साहब देखें, इन्होंने जो 2 घंटे 10 मिनट की पेशी नैब में की है, कैसे सवालों के क्या जवाब दिए हैं, मुझे शर्म आती है ऐसे सवालों के जवाब। जो सवाल बच्चों को मैं नहीं जानता, अहले खाना को मैं नहीं जानता, मेरे पार्टी फंड में जो मुलाजमीन के नाम पे अकाउंट मुबैना तौर पे खुले उनको मैं नहीं जानता, उनसे पूछें। जो टीटियां जिनके पासपोर्ट नहीं बने हुए वो दुबई और वहाँ से टीटियां भिजवा रहे हैं उनको मैं नहीं जानता। निसार गुल और अली अहमद जिनको अब मैंने डायरेक्टर अपने सीएम सेक्रेटेरिएट में रखा हुआ है, जो हमजा सलमान के क्लास फेलो हैं उनको मैं नहीं जानता। जो गुड नेचर है कंपनी है, निसार ट्रेडिंग कंपनी है, यूनिटाइज प्राइवेट कंपनी है, जो वकार ट्रेडिंग है, जो मकसूद है उनको मैं नहीं जानता। जिन लोगों से मैंने कर्जा लेके बाहर 4 फ्लैट्स खरीदे उनको मैं नहीं जानता। जो मैं कैसे अमीर हो गया मैं नहीं जानता, बच्चे कैसे अमीर हो गए मैं नहीं जानता। ये स्टोरियां थी। उधर से नवाज शरीफ सुनाते थे मेरे बच्चे अरबपति हो गए मैं नहीं जानता, मरियम के पास कैसे पैसे आए मैं नहीं जानता, हुसैन और हसन क्या क्या करते रहे मैं नहीं जानता। अब तो बदकिस्मती ये है कि रज़ाक दाऊद साहब के बारे में हमें कहा जाता है कि रज़ाक दाऊद साहब के बारे में हमें कहा जाता है कि उनकी जो औलाद अमीर हो गई है, उनके रज़ाक दाऊद साहब से कोई तल्लक नहीं। खुसरो साहब का जो भाई अमीर हो गया या सब्सिडी ले रहा है, उससे खुसरो साहब और उनके भाई का कोई तल्लक नहीं। कहानियां वही पुरानी। यानी हम बदकिस्मत रह गए। वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, अगर तो इरशाद भट्टी साहब मायूस नजर आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब है मुख्तारिया गल वध गई है। बात करेंगे पाक चीन दोस्ती में एक नया संगमिल अबूर हुआ है वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाक चीन दोस्ती अब अगले मरहले में दाखिल हो रही है। दोनों ममालिक का ताउन तजारती मैदान से आगे बढ़कर अस्करी मैदान में भी दाखिल हो गया। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने एक बहुत ही अहम इंकशाफ कर दिया। जरीदे ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें सैटेलाइट से ली गई तस्वीर की मदद से दिखाया गया है कि गवादर में चीन एक हाई सिक्योरिटी कंपाउंड बना रहा है। कंपाउंड के गिर्द ऊंची रुकावटें हैं, 2 बाउंड्रीज वॉल्स हैं और बाहर वाली दीवार और असल इमारत की दीवार में फासला है। ऊंचे टावर में जिस पर गार्ड बिठाकर दूर तक नजर रखी जा सकती है। और सिर्फ एक कंपाउंड ही नहीं बनाया गया। फोर्ब्स के मुताबिक कंपाउंड के अलावा 1 साल के दौरान 2 तामीरात की गई हैं जो चीनी फौजियों की बैरक्स हो सकती हैं। इस इलाके में चीन अपनी अस्करी मौजूदगी से क्या फवायद हासिल करना चाहता है? चीन की अस्करी मौजूदगी की एक वजह तो जाहिर है गवादर और इससे मुंसलिक तिजारती राहदारी। गवादर का इलाका तिजारती लिहाज से चीन के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इसका महल वकूअ बहुत अहम है और ये बहुत ही अहम तिजारती रास्ते आबनाए हुरमज के बिल्कुल किनारे पर वाक़ है, जहां से दुनिया के 20% तेल की तिजारत होती है। गवादर के जरिए चीन खुद को बहिरा अरब से मुंसलिक करता है, मशरिक वस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक रसाई हासिल करता है। मुकामी थिंक टैंक्स इस नजरिए पर भी बात कर चुके हैं कि चीन बहरा हिंद के साथ साथ अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। इस अस्करी मौजूदगी से वो इलाके में अपना बहरी असर रसूख कायम करना चाहता है, अपनी नेवल बेसिस बनाना चाहता है ताकि वो समंदर में मौजूद चीनी नेवल शिप्स को मुआवनत फराहम कर सकें। नाज़रीन, इस नजरिए को स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स का नाम दिया गया। अदर में चीन के सिक्योरिटी कंपाउंड की खबर तो अब आई है, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया 2 साल कबल ही ये खबरें देना शुरू हो गया था कि चीन गवादर के करीब जिवानी में अपना एक फौजी अड्डा बना रहा है। 3 जनवरी 2018 को अमेरिकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने खबर दी थी कि चीनी फौजियों के लिए
बहरी और फिजाई मरकज बनाया जा रहा है। हाल से ये खबरें भी दी गई थी कि फौजी अड्डा चीनी बहरिया के भी काम आएगा और चीन के फौजी हवाई जहाजों के लिए इस अड्डे में एक एयरफील्ड भी बनाई जाएगी। गवादर में जो फौजी अड्डा बना रहा है ये इसी तर्ज पर है जैसे अफ्रीका में जिबूती में चीन की बेस है। जिबूती में तो बाकायदा फौजी ड्रिल्स भी होती हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया गवादर को भी चीन का जिबूती करार दे रहा है। इनके मुताबिक चीन गवादर के जरिए जो तिजारती रास्ता इस्तेमाल करना चाहता है, इसमें समंदरों में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसे एक नेवल बेस की जरूरत है। चीन इंडो पैसिफिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इस जगह अस्करी अड्डा कायम करके वो भारत पर भी नजर रख सकता है। समंदर में अमेरिकी बर्तरी को भी चैलेंज कर सकता है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चीन समंदर में अपने फौजी कुव्वत बढ़ाकर एशिया में अमेरिका के किरदार को महदूद करना चाहता है, क्योंकि अस्करी मैदान में चीन अपनी कुव्वत को बढ़ाता जा रहा है, अपनी मुसल्लह अफवाज को तवक्को से बढ़कर जदीद बना रहा है। लंदन में कायम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अस्करी तवाज़ुन के नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की फौजी तरक्की खासे अरसे से जारी है, ताहम अब चीन इस मकाम पर पहुंच चुका है जहां इसे अमेरिका का मुकाबिल करार दिया जा सकता है। चीन की फौज तकनीकी सलाहियतें निहायत काबिल जिक्र हैं, चाहे वो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल हो या फिर इसके जदीद तरीन लड़ाका तैयारे। नाज़रीन, 30 अप्रैल 2019 को रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक चीन का बहरी बेड़ा बहरुल काहिल में तवाज़ुन को बिगाड़ चुका है। इसमें दिखाया गया है कि चीन के पास अमेरिकी नेवी से शिप्स हैं। अब एक तरफ तो अमेरिका चीन की तिजारती राहदारी के खिलाफ लॉबी कर रहा है, दूसरी जानिब चीन गवादर में अस्करी अड्डा बनाकर अपने कदम मजीद मजबूत कर चुका है। ये खबरें ऐसे वक्त में आई हैं जब चीन अमेरिका ताल्लुकात भी सर्द मोहरी का शिकार है और सरहदी तनाज़े की वजह से चीन और भारत की फौजें तो बाकायदा आमने सामने आ चुकी हैं। गवादर जैसे अहम मकामात पर चीन को मुबैना तौर पर अस्करी अड्डा बनाने की इजाजत देने से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और पाकिस्तान के दीगर ममालिक से ताल्लुकात पर क्या असरअंदाज पड़ेगा, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड अमजद शैफ सजलन साहब, शुक्रिया आपका। सर, पाकिस्तान को इसमें क्या फायदा है अगर गवादर में नेवल बेस बनती है तो? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी एज सच आज यही है कि हम अपनी जमीन पे किसी को बेस वगैरह नहीं बनाने देंगे। लिहाजा चाइना के साथ इतनी ज्यादा कॉपरेशन होने के बावजूद भी चाइना के ट्रुप्स यानी जो फॉरेन बूट्स ऑन ग्राउंड हैं उनको हमने कभी इजाजत नहीं दी। और ये एक बड़ी सोची समझी एक मैं समझता हूँ हमारा फैसला है। उसमें आपको याद होगा कि एक वक्त पे यहाँ पे ISIS का चर्चा हुआ। ये भारत की एक साजिश थी कि वो TTP के लोगों को ISIS का रूप देके यहाँ पे करवाना था और अमेरिका चूंकि ISIS के खिलाफ जंग लड़ रहा था तो ये कहा जाता था कि जी अमेरिका पाकिस्तान में भी जाके काउंटर करे। हमने सारी दुनिया को बताया कि देखिए हमारी पॉलिसी ये है कि हमने अपने वसाइल से अपने जराए से जंग लड़नी है, वो नेवल हो, एयर जंग हो या हमारी जमीनी जंग हो। लिहाजा किसी को ना कोई बेस ना किसी के नो आउटसाइडर्स बूट्स ऑन आवर ग्राउंड, ये तो है प्रिंसिपल। अब जिसको वो इनक्लोज इलाका जी टॉप सिक्योरिटी, बात यह है कि चाइनीज तो वहां पे और सीपैक के मुख्तलिफ मंसूबों पे गवादर साइड पे बहुत काम कर रहे हैं और एक दो दफा चाइनीज वो होटल वगैरह में ठहरते थे तो उस होटल पे हमले भी हुए। तो अब ये है कि जब तक किसी को एक एश्योर्ड प्रोटेक्शन न दी जाए, जबकि आपको पता है कि आपके हमसाया मुल्क की सरजमीन से आपके दुश्मन लगातार इस मंसूबे को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो सिक्योरिटी के बगैर काम कैसे करेंगे लोग? तो ये सिक्योरिटी बनाई गई है इस तरह की जो मेरा ख्याल है किसी ने उसको कुछ और रंग देने की कोशिश की है। जो हमारे दुश्मन है वो हमेशा ये कोई ऐसा कार्ड खेलेंगे जहां इंटरनेशनली कंफ्यूजन पैदा हो, पाकिस्तान के बारे में गलतफहमियां पैदा हो जी। लेकिन मैं बड़ा वसूख से आपको एक रद्द करता हूं कि देयर विल बी नो फॉरेन बूट्स ऑन आवर ग्राउंड। अच्छा, लेकिन सर ये जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं इनका ताल्लुक चाइनीज नेवी से है और क्या ये उन वाटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन पानियों को प्रोटेक्ट करने के लिए और वहां पे उनकी मौजूदगी भी होगी? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, ना इन नेवी से हमारी अपनी नेवी प्रोटेक्शन दे रही है। उनके वर्कर लोग हैं जो आपको यूनिफॉर्म में नजर आते। अच्छा, लेकिन जो नेवल प्रोटेक्शन है वो आपने देखा कि जब हमने सीपैक की प्रोटेक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो उसमें तीनों चीजें हैं। लैंड सिक्योरिटी है जो कि पूरे रूट की है जो आर्मी कर रही है, एयर सिक्योरिटी है जो कि एयरफोर्स दे रही है,
और फिर आपको मैरीटाइम, यानी हमारे अपनी सिक्योरिटी पर्सनल है वहां पर जो उनको प्रोटेक्ट करेगी। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।